Okay, welcome back to my channel, Petal Botanist. So, in this video, we are talking about of the TS of anatestis and ignal canal. तो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर शुरू किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है। तो आप लोगों को क्या करना है, जस्ट ध्यान से सुनिए और नोट डाउन कर लो। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताता हूँ, यू हैव टू जस्ट नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। तो हम चलते हैं चैप्टर की ओर। तो मैं लास्ट क्लास में आपको बोला था कि आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट ऑफ द इग्नियल हर्निया। इग्नियल हर्निया होता क्या है? तो जस्ट वेट। ओके ओके, चलिए, सॉरी फॉर दिस। तो इग्नियल हर्निया की हम बात कर रहे थे। जब आपका टेस्टिस माइग्रेट करता हुआ स्क्रोटल रीजन में आता है, स्क्रोटम में आता है, तो ये आपका यहाँ पे जो एक पोर्शन होता है, ठीक है, ये क्या होता है? ये इग्नियल रीजन व्हेन सॉरी, मैं दोबारा से एक बार आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूँ। ओके, दिस इज थिंग, आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर होगा। ओके, दिस इज द स्क्रोटम। मान लीजिए स्क्रोटम रफ है, यहाँ टेस्टिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एपिडिडाइमिस। तो ये क्या है? आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड है। ये हो गई स्पर्मेटिक कॉर्ड। दिस इज द टेस्टिस, स्क्रोटम, स्पर्मेटिक कॉर्ड। और इस रीजन को हम बोलते हैं इग्नियल रीजन। इंग्यूनल रीजन। अब क्या होता है, इंग्नियल रीजन पे आपका जब स्क्रोटम में टेस्टिस माइग्रेट करता हुआ आता है, तो यहीं पर धीरे धीरे कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म हो जाने लग जाते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू के फॉर्मेशन की वजह से ये इंग्नियल रीजन पूरी तरह से सील्ड अप हो जाती है। ये ध्यान दो, ठीक है, ये पूरी तरह से एकदम बंद हो जाती है। ये इस तरह से बंद होती है कि सिर्फ इग्नियल रीजन से स्पर्मेटिक कॉर्ड ही टेस्टिस की तरफ नीचे की ओर आ सकती है, ठीक है, और एपिडिडाइमिस से कनेक्टेड होती है। अब क्या होता है, इसको बहुत टाइम लगता है। ये ऐसा नहीं है कि ये 1 मिनट का प्रोसेस है, इट टेक्स इन अ लॉट ऑफ टाइम। अब जो आपका ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है बिलो द टेस्टिस, क्या करता है, ये इग्नियल रीजन के साथ मिलकर टेस्टिस का कम्युनिकेशन एब्डोमिनल रीजन से कराता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड। यानी अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो स्पर्मेटिक कॉर्ड इज द ओनली पार्ट फ्रॉम विच एब्डोमिनल कैविटी कम्युनिकेट विद दिस टेस्टिस। तो कुछ केसेस में क्या होगा कि ये आपके जो कनेक्टिव टिश्यू हैं, ये कनेक्टिव टिश्यू बनते ही नहीं, या ड्यू टू वेट मतलब बने नहीं, ये क्या हुआ एक, या तो कुछ केसेस में क्या हुआ, ये कनेक्टिव टिश्यू आपके बनते ही नहीं, जिसकी वजह से आपका एक लूप ऑफ इंटेस्टाइन, यहाँ पर एक लूप ऑफ इंटेस्टाइन हैंग करने लग जाता है या इग्नियल रीजन में एंटर कर जाएगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं इग्नियल हर्निया, या सॉरी इग्नियल रीजन बोलते हैं, एक्चुअल में इग्निया बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इग्नियल रीजन पे आपका ये होता है। तो अब हम बात कर रहे थे इग्नियल हर्निया की। इग्नियल हर्निया क्या होता है कि आपका या तो ये जन्म से भी हो सकता है या कुछ समय के बाद डेवलप होने लग जाता है। इस कंडीशन में क्या है, देखो एट बाय बर्थ है तो यानी कुछ डिफेक्ट के कारण है, लेकिन अगर कुछ समय के बाद होता है तो किसी वजह से होता है।
जैसे कि मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी, हम उसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे कि वाई वेस्टर्न मैन हैव एन लो स्पर्म काउंट एज कम्पेयर टू अस, मतलब हमसे तो बहुत ज़्यादा कम है। और 30 to 40 ईयर से देखा जाए तो ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी मेल्स हैं उनका स्पर्म काउंट बहुत रिड्यूस होता जा रहा है, ओलिगोस्पर्मी होती जा रही है। ठीक है, तो इसके पीछे जो रीज़न है वो वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे जो आपका इग्नियल हर्निया है, इट कैन बी प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ बट आल्सो डेवलप आफ्टर इट इज डेवलप इन हैवी वेट। क्या होता है कि हैवी वेट लिफ्टर्स में ड्यू टू हैवी वेट लिफ्टिंग एब्डोमिनल प्रेशर में क्रिएट होता है। एब्डोमिनल प्रेशर के कारण इग्नियल कैनाल विल बी रप्चर। ये जैसे ही इग्नियल कैनाल रप्चर हो जाती है, आपका इग्नियल हर्निया फॉर्म्ड हो जाएगा। तो इस कंडीशन से बचने के लिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि यू हैव टू वियर एन सपोर्ट, आपको सपोर्ट पहनना चाहिए। फॉर हैवी वेट लिफ्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, उनको सपोर्ट की जरूरत हो जाती है, तो दे हैव टू वियर इन टाइट अंडर गारमेंट्स। अब आप कहोगे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब जो चैप्टर शुरू किया था, तो मैंने बोला था वी डोंट हैव टू वियर इन टाइट अंडर गारमेंट्स। क्यों? क्योंकि उससे स्पर्म काउंट थोड़ा रिड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं इंगिनियल हर्निया। आई एम नॉट सेइंग कि आपको यू हैव टू वियर इट ऑलवेज, यू हैव टू वियर इट व्हेन यू आर डूइंग इन हैवी वेट लिफ्टिंग, क्योंकि उसकी वजह से एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है और एब्डोमिनल प्रेशर के कारण ही इग्नियल हर्निया फॉर्म होती है। तो आपकी जो स्पर्मेटिक कोड है, ये स्पर्मेटिक कोड और ये स्क्रोटम दोनों दो तरह की इनवॉलेंचरी स्मूथ मसल्स कंटेन करते हैं। इनवॉलेंचरी स्मूथ मसल्स, दोनों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर नीट्स में पूछा जाता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड कौन सी मसल कंटेन करती है? क्रीमास्टर मसल्स और स्क्रोटम डार्टोस मसल। बोथ आर इनवॉलेंचरी इन नेचर एंड स्मूथ इन नेचर। तो ये क्या होता है, इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से आपका स्क्रोटल रीजन रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ये सेंसिटिव है टेम्परेचर के। जैसे ही टेम्परेचर राइज अप या डिक्रीज होता है, इट हैव टू बी रिस्पॉन्स। तो ये क्या रिस्पॉन्स शो करते हैं? रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। अब स्क्रोटम की जो वॉल है उसमें बहुत लार्ज नंबर ऑफ स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इवेपोरेशन क्रिएट होता है। इवेपोरेशन की वजह से स्क्रोटल रीजन का डेफिनेट टेम्परेचर बना रहता है और स्क्रोटम स्पर्म के काउंट को मेंटेन करके रखेगा। अब बात आती है विंटर्स में। आपने विंटर्स में देखा होगा, विंटर्स में क्या होता है, ड्यू टू वेरी लो टेम्परेचर दिस डार्टोस मसल्स गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। टेम्परेचर सेंसिटिव है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, जिसकी वजह से स्क्रोटम श्रिंक कर गया। स्क्रोटम श्रिंक कर जाएगा तो आपके जो टेस्टिस हैं ये स्लाइटली अपवर्ड मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द एब्डोमिनल रीजन, एब्डोमिनल रीजन की तरफ मूव कर जाएंगे। क्यों मूव करते हैं? सो दे गेट हीट फ्रॉम द एब्डोमिनल एंड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ स्पर्म, क्योंकि स्पर्म का टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी है, ना ज्यादा लो होना चाहिए ना ज्यादा हाई, इसलिए वो टेम्परेचर लेने के लिए उसकी तरफ मूव कर जाते हैं। लेकिन ज्यादा टेम्परेचर ना मिल जाए, इसलिए स्वेट ग्लैंड की हेल्प से इवेपोरेशन होता है और स्क्रोटम अपना मेंटेन करता है टेम्परेचर फॉर डेवलपिंग स्पर्म। अब आपके ये था हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस। अब हम एक बार एलएस ऑफ टेस्टिस देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर कुछ लेयर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन लेयर्स के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। इसमें आप ये लेयर देख रहे हो जो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, ऐसे 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 करके, और यूँ अंदर भी जा रही है। या अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर कुछ ऐसी लेयर एक्सटेंड हो रही है इनवर्ड। दिस लेयर इज कॉल्ड एज एन ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसको हम क्या कहेंगे? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये देखो, ये रहा ट्यूनिका एल्बुजिनिया।
ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या करती है, एक्सटेंड होती है टेस्टिस में, सभी रीजन पे नहीं होगी, कुछ प्लेसेस पे होगी, और इसके एक्सटेंशन की वजह से इनसाइड एन टेस्टिस एक चैम्बर फॉर्म होता है, ठीक है। उस चैम्बर को हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, व्हाट इज अ टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल, डोंट वरी, ऑल ऑफ दिस हैव टू बी रिटन इन योर पीपीटी। आपको ये सभी पीपीटी में मिल जाएगा, इसकी वो आगे जाके है, जस्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए हम थोड़ा सा डायग्राम के जरिए से लेकर चलेंगे, क्योंकि डायग्राम यहाँ है और मैंने लिखा आगे दिया है, ठीक है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं बैठता, सिर्फ जस्ट आप अभी मेरी वॉइस पे ध्यान दो। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कैसे बन रहे हैं, when this tunica albuginea extend inward into the testis, it create some sacs, ये sacs बना रहा है, ये sac क्या करते हैं, इन्हीं sacs को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। तो देयर आर 200 to 250 लोब्यूल इन वन टेस्टिस, एक टेस्टिस में इतने लोब्यूल होते हैं, 200 से 250 तक टेस्टिस में 200 से 250 तक आपके टेस्टिकुलर लोब्यूल प्रेजेंट होते हैं एक टेस्टिस में। यहाँ तक थी ये बात लोब्यूल्स की। अब ये लोब्यूल्स में आप देखोगे, दीज आर लोब्यूल्स, ये रहे, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स ये रहा। तो इसमें हमने देखा है कि हाईली कॉन्वुलेटेड समथिंग सा कुछ पड़ा हुआ है, व्हाट इज दैट, दैट इज सेमिनिफेरस टिब्यूल। तो हर एक लोब्यूल आपका 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल कंटेन करता है, विच इज हाईली कॉन्वुलेटेड टिब्यूल्स। सेमिनी आपने हाईली कॉन्वुलेटेड 10th में भी पढ़ा है और 11th में भी पढ़ा है। किस में पढ़ा है आपने, ये पढ़ा है एक्सक्रीशन में, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के दौरान पढ़ा होगा डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। तो कॉन्वुलेटेड का मतलब ही होता है आपका टाइटली पैक्ड का या इंटरमिंगल्ड कह लो एक तरीके से। तो ठीक है, हर एक लोब्यूल क्या है, हाईली कॉन्वुलेटेड है, जिसके अंदर हम 2-3 सेमिनिफेरस टिब्यूल को देखते हैं। तो कॉन्वुलेटेड मीन्स हो गया ना कि बहुत ज्यादा फोल्डिंग्स हो रखी हैं, इतनी ज्यादा फोल्डिंग्स हो रखी हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया हमारा कम हो रहा है और वर्क ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या है, इसलिए हम सेमिनिफेरस टिब्यूल को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस। हर एक ऑर्गन का एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है, तो टेस्टिस का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, जो एक हाईली कॉन्वुलेटेड है। हाईली कॉन्वुलेटेड मीन्स हाईली फोल्डेड। अब ये सेमिनिफेरस टिब्यूल आपका ओपन अप होता है, ये देखो आगे जाके ओपन अप हो रहा है इनटू एन स्ट्रेट टिब्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबुलाई रेक्टाई। ध्यान करना, दिस थिंग इज द ट्यूबुलाई रेक्टाई। अब ये ट्यूबुलाई रेक्टाई आपका एक नेटवर्क फॉर्म कर रहा है, टिब्यूल्स का नेटवर्क बना रहा है, ये देखो दिस इज इन अ नेटवर्क। इसी नेटवर्क को हम बोलते हैं रेटेटेस्टिस। क्लियर है, रेटेटेस्टिस क्या है, एक फाइन टिब्यूल। अब ये रेटेटेस्टिस क्या है, ये रेटेटेस्टिस और एक्सटेंड हो रहा है और वासा एफ्रेंशिया क्रिएट कर रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम विच वासा एफ्रेंशिया इज डिफरेंशिएटेड। तो आप ऐसे लिख सकते हो, वासा एफ्रेंशिया इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एन रेटेटेस्टिस विच इज ए फाइन टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर। तो वासा एफ्रेंशिया क्या है, फाइन टिब्यूल से बना हुआ है, बहुत ज्यादा फाइंड हो चुके हैं। और आपका क्या है, स्पर्म का प्रोडक्शन, मैच्योरेशन और उसका स्टोरेज टेस्टिस में होता है। लेकिन नॉर्मली हम ये तो नहीं कहेंगे ना सिर्फ टेस्टिस ही रिस्पॉन्सिबल है, पूरा टेस्टिस के साथ एपिडिडाइमिस भी इंक्लूड होता है। और टेस्टिस में बहुत से फंक्शंस आप पढ़ने जाओगे, सॉरी टेस्टिस के बहुत से पार्ट्स के फंक्शन पढ़ने जाओगे, हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे ये वासा एफ्रेंशिया का क्या फंक्शन है, इट कैरी द स्पर्म, ये क्या करेगा, स्पर्म को कैरी करेगा और कहां पर ले जाएगा, ये स्पर्म को कैरी करके हेड रीजन पे लेकर जाएगा, एपिडिडाइमिस के यहां पर लेके जाएगा। ठीक है, अब दिस एपिडिडाइमिस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 रीजन। ये 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूटेड है या डिफरेंशिएटेड है 3 रीजन में। कैपट, ऐसे याद करो, कैपट,
कॉर्पस एंड कौड़ा, कैपेट, कॉर्पस एंड कौड़ा। हर किसी की शॉर्टकट ट्रिक्स नहीं होती हैं, यू हैव टू जस्ट आपको इनको मेमोराइज करना है। देखो हमारा ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, शॉर्टकट जितना आदत डालोगे ना उतना ही शॉर्टकट आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी। तो आप आदत मत डालिए शॉर्टकट्स की, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू, इतना ही मुश्किल नहीं है, यू कैन ईजिली रिमेंबर दिस थिंग्स, कैपेट, कॉर्पस एंड कौड़ा। तो ये 3 रीजन है एपिडिडाइमिस के। तो एपिडिडाइमिस के बाद आपका स्पर्म कहाँ जाता है, दिस वासा डिफरेंशिया में, ठीक है, जो एक हाईली कॉन्वुलेटेड टिब्यूल है। तो एपिडिडाइमिस भी हाईली कॉन्वुलेटेड है, वासा डिफरेंशिया भी हाईली कॉन्वुलेटेड है। तो जो स्पर्म का मैच्योरेशन होता है ना बच्चों, वो टेस्टिस में नहीं होता है एक्चुअल में। तो टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, दैट डज नॉट हैव एन एबिलिटी टू फर्टिलाइज एन एग, वो ना ही तो उसके पास एबिलिटी है, ना ही वो आपका मैच्योर्ड है, और ना ही वो मोटाइल है। ये आपका जैसे जैसे टेस्टिस के रीजन्स में जाएगा, या ये कह लो जैसे जैसे आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे ये आपका मैच्योर होता जाता है, ठीक है। तो वंस इट इज मैच्योर, वंस इट गेट एन इट्स मोटिलिटी, वंस इट गेट इज एन फर्टिलिटी पावर, देन इट इज गोइंग टू फर्टिलाइज द एग। ये तब फर्टिलाइजेशन के लिए जाता है। तो वो हम स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं टीएस के तरफ। ये था एलएस ऑफ एन टेस्टिस। एक बार हम टीएस भी देख लेते हैं। टीएस ऑफ टेस्टिस की मैं अगर बात करूं, अगर कोई भी पेन को आप टीएस के जरिए काटोगे तो एक राउंडेड पोर्शन दिखेगी, सर्कल दिखेगा। तो इस बड़े से सर्कल में आपको छोटे से 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, दैट इज seminiferous tubule, which is a highly convoluted tubule and which is called as a structure and function unit of testis. अब ये seminiferous tubule के अंदर आपके सर्टोली सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सर्टोली सेल्स आपके न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएंगे उन डेवलपिंग स्पर्म को। दे डू नॉट हैव टू बी डिवाइड, इनको डिवाइड होने की जरूरत नहीं है, दे जस्ट प्रोवाइडिंग एन न्यूट्रिशन। एक्चुअल में ये डिवाइड होते ही नहीं है मैच्योर टेस्टिस में, ये सिर्फ न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को। अब इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अगर आप आउटर रीजन में देखो तो एक इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट होता है। इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेक्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स हैं, या मेल सेक्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स आपके मेल सेक्स हार्मोन्स, ये कुछ सेक्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन सेल अवेलेबल। ये सेल आपके सेक्स प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से आपका मैस्कुलिन इफेक्ट आता है मेल में। तो आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल स्पेस प्रेजेंट है। इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ आपके आपके क्या प्रेजेंट है, मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल। ये मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स मेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करेंगे, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन मेल, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि 100% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर, ये एक मेजर फैक्टर है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल्स। These cells are endocrine in nature and produce an androgen, या मेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं हम इन एंड्रोजन्स को, ये प्रोड्यूस करते हैं। तो एक अगर मैं सेक्सुअली मैच्योर टेस्टिस की बात करूं, तो उसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सर्टोली सेल्स डिवाइड नहीं करेगा। एक आपका छोटा सा क्वेश्चन आता है कि हु डिस्कवर्ड द सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल्स किसने डिस्कवर किया था, एनरिको सर्टोलाइन। मैं कह रहा हूँ ना कि बीच बीच में कुछ याद आ जाता है कभी कभी, तो वो मैं बीच में आपको बता देता हूँ। तो ऐसा मत सोच रहे कि मैं टॉपिक ही कहीं और ले गया, कभी कभी हो जाता है कि हमें एकदम से याद आता है। एनरिको सर्टोलाई, इन्होंने ये सर्टोलाई सेल को डिस्कवर किया था। तो सर्टोलाई सेल्स का फंक्शन क्या है, एक्चुअल में ये करता क्या है, तो ये मैंने बता दिया है कि आपके लेडिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सर्टोली सेल्स का एक फंक्शन देख लेते हैं।
ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करेगा उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो मैच्योरेशन में जा रहा है, साथ में उस स्पर्म की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना भी इन्हीं सर्टोली सेल्स का काम होता है, यानी न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। जितने भी कलेक्टिंग ये क्या करते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको कलेक्ट करना, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, फूड देना, तो जितना भी आपका उसका मेटाबॉलिक एक्टिविटी है दैट इज ऑल मेंटेन्ड बाय दिस सर्टोली सेल्स। ये सर्टोली सेल्स का काम, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि सर्टोली सेल्स कैन नॉट डिवाइड इन मैच्योर टेस्टिस। अब ये सर्टोली सेल्स के पास एक रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं ये रिसेप्टर? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के रिसेप्टर हैं जिसको हम ICSH भी कहते हैं, और साथ में FSH के भी हार्मोन है। इस हार्मोन के भी रिसेप्टर है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपका कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ठीक है। इसलिए इनको गोनाडोट्रोपिन कहते हैं, बिकॉज इट हैव टू बी एक्ट ऑन गोनाड्स। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ, ब्लड में डिसॉल्व हुआ, ब्लड के जरिए से सर्कुलेट होता हुआ सर्टोली सेल्स पे आके एक्ट करेगा। अब इसके रिस्पॉन्स में FSH क्या करेगा? एंड्रोजन का एक प्रोटीन फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। यहाँ एंड्रोजन फॉर्म हो गया विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल सेल, और ये FSH जब आपका सर्टोलाई सेल से एक्ट करेगा तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन पे बनाएगा, जो क्या करेगा? आपका सर्टोलाई सेल, सॉरी नॉट सर्टोलाई सेल, जब ये प्रोड्यूस कर देगा तो एंड्रोजन इसके साथ बाइंड कर जाएगा, बिकॉज दीज आर एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। साथ में ये MIS, मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, ये भी प्रोड्यूस करेगा, जो मुलेरियन डक्ट के रिग्रेशन का कारण होता है। और साथ में एक इनहिबिन भी प्रोड्यूस करता है कभी कभी, इनहिबिन। तो ये कौन कर रहा है? जैसे ही FSH रिलीज हुआ, ब्लड में डिसॉल्व हुआ, ब्लड के जरिए सर्कुलेट होता हुआ आपका कहाँ पहुंचा? सर्टोलाई सेल पे पहुंचा। सर्टोलाई सेल के साथ ये एक्ट करते ही आपका एक प्रोटीन बनाएगा, दैट प्रोटीन हैव टू बी बाइंड विद एंड्रोजन, दैट्स व्हाई दिस प्रोटीन इज कॉल्ड एज एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। साथ में ये MIS और इनहिबिन को भी रिलीज करेगा। तो ये था हमारा TS ऑफ टेस्टिस। तो मैं नेक्स्ट लेके चलता हूं थोड़ा सा। अब आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह के सेल प्रेजेंट है। ये कह लो इन टेस्टिस देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट, वन इज सर्टोलाई सेल्स, ठीक है, और अदर वन इज स्पर्मेटोगोनिया। सर्टोलाई सेल जिनको हम सस्टेनेटिकुलर सेल्स भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया प्रोटेक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना इनका काम है, आर सोमेटिक इन नेचर। मैंने क्यों टू टाइप्स के बोले? क्योंकि ये सोमेटिक होते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, स्पर्मिएशन करते हैं, और ये क्या है? जर्म सेल्स हैं, ठीक है, ये जर्म सेल्स हैं आपके। तो ये था यहां तक हमारा, ये जर्म सेल्स हैं, दीज आर सोमेटिक सेल। यही आपके क्या कर रहे हैं? सोमेटाइजेशन। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमेटिक सेल्स आर दोस विच डू नॉट हैव टू बी डिवाइड वंस दे मैच्योर। मैच्योर होने के बाद ये डिवीजन नहीं होता इनमें। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो बट बिफोर गोइंग टू एंड माय क्लास, मैंने आपको बोला था कि हम वीडियो के एंड में ओलिगोस्पर्मी के बारे में जानेंगे। ओलिगोस्पर्मी क्या होता है? रिड्यूस काउंट ऑफ स्पर्म क्यों हो रहा है? ओलिगोस्पर्मी इट्स जस्ट नथिंग, इट इज इन अ डिजीज which is occurring in male recently, not a disease, मैं ये disease नहीं कहूँगा, it is in a stressful condition। ये एक stressful condition है जिसमें मेल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ड्यू टू हैवी स्ट्रेस उसका स्पर्म काउंट रिड्यूस होता जाता है। आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो स्पर्म काउंट हाफ हो चुका है। क्यों? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, जैसे जैसे हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करते जा रहे हैं, इट इफेक्ट अवर बॉडी। अल्कोहल लेना, स्मोकिंग करना, और स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, और ये सब की वजह से आपका स्पर्म काउंट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है। अब क्या होता है कि जो लोग भट्टियों में काम करते हैं,
ठीक है। ड्यू टू हाई टेम्परेचर स्पर्मेटोगोनिया डाई हो जाएगा तो दे मे बी स्टेराइल, वो स्टेराइल हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस में हम उनको प्रेफर करते हैं कि आप अंडर टाइट गारमेंट्स ना पहने। टाइट अंडर गारमेंट्स अगर पहनेंगे तो यू हैव टू बी फेस द दिस कंडीशन। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। रिसेंटली मेरी थोड़ी सी वॉइस में इशू आ रहा है, जस्ट मैं इसको कोशिश करूँगा इसको ठीक करने की, बट ड्यू टू सम पेन आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। तो ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।